एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपनी मैराथन सीरीज की एक और नई वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू शो यू द पेंटिंग 225 जिसका कोड है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। सो ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं और इसमें हम सारे वो टॉपिक्स आपको करवाएंगे या फिर आप कह सकते हैं वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत से बच्चों के मन में डाउट होता है कि व्हाट इज़ द पासिंग क्राइटेरिया फॉर पेंटिंग सब्जेक्ट। तो पेंटिंग सब्जेक्ट के लिए कितने पासिंग मार्क्स चाहिए, बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट होता है। तो देखिए, पेंटिंग जो ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपकी जो थ्योरी होती है वो सिर्फ 30 मार्क्स की होती है। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। एंड जो बाकी के 70 मार्क्स हैं उसका आपका प्रैक्टिकल बनता है, यानी कि आपका प्रैक्टिकल इसमें 70 मार्क्स कैरी करता है। इसमें पास होना आपके लिए बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत से बच्चों के अंदर ये डाउट होता है या फिर एक भ्रम होता है कि हमें पेंटिंग में सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग्स बनानी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत से बच्चे इस भ्रम में रहकर अपने आप को पेंटिंग में फेल करवा लेते हैं। तो आपको इस भ्रम से निकालने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको पेंटिंग में ड्राइंग्स नहीं बनानी होती हैं, बल्कि पेंटिंग में हमें बेसिकली आपके जो पिछले कई वर्षों में जो राजा महाराजा होते थे, जो किंग्स होते थे, डायनेस्टी होती थी, उस समय पे कौन कौन सी पेंटिंग्स जो है बनवाई गई थी, या फिर कौन कौन सी ऐसी मूर्तियां थी जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और उनको किस तरीके से, किस मिट्टी से, किस कलाकारी के साथ बनाया गया था। और इसके अलावा हमें गुफाओं के बारे में देखने को मिलता है, मंदिरों के बारे में देखने को मिलता है। तो आपको बेसिकली इस पेंटिंग सब्जेक्ट में इन मंदिरों के बारे में, इन गुफाओं के बारे में जो राजाओं के द्वारा आपकी पेंटिंग्स बनवाई गई हैं, मूर्तियाँ बनवाई गई हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप पेंटिंग में पढ़ते हो और उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके पेपर में किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक लिखने वाला सब्जेक्ट है, ड्राइंग इसमें नहीं होती है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो 30 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होता है और 70 का आपका प्रैक्टिकल होता है, ये बात आपको पता होगी। अब ये जो 30 मार्क्स है ना, ये आपके इसमें से आपका 20% जाता है टीएमए को। अब इसका अगर आप 20% निकालेंगे तो वो लगभग 6 मार्क्स बैठते हैं। ठीक है, लगभग 6 मार्क्स आपके टीएमए को जाते हैं, यानी कि इसमें से अगर हम 6 मार्क्स माइनस कर दें तो बचा कितना, थ्योरी सिर्फ 24 मार्क्स का बचा। और 24 मार्क्स में से उसका भी 33% आपको लेके आना होता है। दैट मीन्स आपको पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 to 8 मार्क्स आपको इसमें पास होने के लिए चाहिए होते हैं, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। इज़ इट वेरी हार्ड टू गेन 7 to 8 मार्क्स? नहीं ना। तो 7 to 8 मार्क्स हम आसानी से इस पेपर में ला सकते हैं। आप पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करिए और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो अब करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। इसमें बेसिकली आपके बहुत से आपके सिलेबस में आप देख सकते हैं कि आपके जो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, और जो आपके इसमें पूरा एक चैप्टर वाइज अगर हम देखें तो आपका पहले इसमें आता है मंदिरों से रिलेटेड। ठीक है, कुछ आपकी पेंटर्स के द्वारा, फेमस पेंटर्स हैं जैसे पिकासो हो गया, ठीक है, मोनालिसा जो पेंटिंग है उससे रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाता है। या फिर बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स हैं जो कि ब्रिटिश टाइम पे, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया उस टाइम की बनाई हुई हैं। ठीक है, घनवाद यानी कि क्यूबिज्म के बारे में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी, सो दैट आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। और प्लीज़ इस वीडियो को इस तरीके से देखिएगा, अगर मैं इसमें 100% दे रही हूँ तो आपको 110% इस वीडियो में देना है अपना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, ये जो वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है। तो दोनों ही क्लासेस, दोनों ही मीडियम के बच्चे इसमें आराम से देख सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डांसिंग गर्ल। ये आपकी एक मूर्ति है डांसिंग गर्ल की। ठीक है,
हमें इसमें इस क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि आप डांसिंग गर्ल के बारे में क्या जानते हैं। उस मूर्ति का हमें वर्णन करने के लिए पूछ लिया जाता है, और ये कहाँ मिली थी, कहाँ पाई गई थी, ये हमें पूछा जाता है। तो इसको हिंदी में नृत्य करती हुई लड़की कहते हैं, और इस मूर्ति का वर्णन करें और ये कहाँ पर पाई गई थी। ये मूर्ति पहले आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये जो डांसिंग गर्ल मूर्ति है ये ब्रोंज स्टैचू है, मतलब कि ये तांबे की बनाई हुई, सॉरी कांसे की बनाई हुई एक प्रतिमा है, और ये एक दुर्लभ और अद्वितीय कृति है, क्योंकि ये आज से 4500 साल पहले बनाई गई थी। तो आप सोच सकते हैं 4500 साल पहले बनाई गई एक मूर्ति कितनी ज्यादा दुर्लभ होगी। मतलब उस समय पे ना ही तो कोई इतनी ज्यादा फैसिलिटीज थी और ना ही इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी। आज तो मूर्तियां बहुत अच्छी और बहुत सुंदर बन जाती हैं क्योंकि फैसिलिटीज भी हैं और टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन 4500 साल पहले जब कुछ भी नहीं था तब ये पेंटिंग तब ये मूर्ति बनाई गई थी, और उस समय की मूर्ति ये बहुत ज्यादा देखने में दुर्लभ लगती है, अद्वितीय कृति है। यह 1926 में प्राचीन मोहनजोदाड़ो साइट में पाया गया था। अगर क्वेश्चन आता है कहाँ मिली थी, तो कहाँ मिली थी, ये हमारी ये यूनिक मास्टरपीस हमें मोहनजोदाड़ो साइट में 1926 में मिली थी। द ब्रोंज गर्ल वॉज मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक एंड शोज द एक्सपर्टीज ऑफ द पीपल इन मेकिंग ब्रोंज वर्क्स ड्यूरिंग दैट टाइम। यानी कि ये जो कांसे की लकड़ी जो ये लड़की की मूर्ति है, ये लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से बनाई गई थी, और उस समय के दौरान यानी 4500 साल पहले हम सोच सकते हैं कि कांस्य करने में लोग कितने ज्यादा विशेषज्ञ होंगे, है ना। ये मूर्ति जो है डांस करती हुई दिखाई देती है, जिसका एक हाथ इसके कमर पे है और एक हाथ इसके घुटने पर है, और इसकी इस मूर्ति की काफी जो है ज्यादा लार्ज सी आईज हैं जो कि आप देख पा रहे हैं, एक फ्लैट सी नोज है, ठीक है, और इसके हेल्दी चीक्स हैं, कर्ली हेयर हैं, और एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा फोरहेड है। इसकी फिगर जो है वो काफी लंबी है, जिसके लंबे लंबे हाथ और लंबे लंबे पैर है, हाई नेक है, सबड्यूड बेली है इसकी। मतलब इसकी जो आप कह सकते हैं बेली है, पेट है, वो दबा हुआ है। कामुक मॉडलिंग के साथ ये एक लंबी सी आकृति बनाई गई है। इसने कुछ चूड़ियां भी पहनी हुई है, एक हार भी पहना हुआ है, और इसके साथ साथ इसने 25 कंगन और दाएं हाथ में 4 चूड़ियां पहनी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। यहाँ पर इस हाथ में उसने 25 कंगन और इस हाथ में उसने 4 चूड़ियां पहनी हुई है। उनके बाएं हाथ पर 25 कंगन है, उनके बाएं हाथ में एक वस्तु पकड़ी हुई है, एक वस्तु यहाँ पर इसने पकड़ी हुई है। उसके लंबे बालों को बड़े जूड़े के रूप में स्टाइल किया गया था जो उसके कंधे पर टिका हुआ है। यहाँ पर आप देखिए इसका एक बड़ा सा जूड़ा दिखाई दिया हुआ है जिसके घुंघराले बालों को स्टाइल करते हुए बनाई गई थी पेंटिंग, ठीक है। वही चीज इंग्लिश में है। शी हैज 25 ब्रेसलेट्स ऑन हर लेफ्ट आर्म एंड 4 बैंगल्स ऑन हर राइट आर्म एंड इज होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट इन हर लेफ्ट हैंड। हर लॉन्ग हेयर स्टाइल्ड एज बिग बन रेस्टेड ऑन हर शोल्डर। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपको इसके साथ साथ इस ड्राइंग्स की तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूँ सो दैट आपको याद रहे। आप अगर प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपको अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका रामापूर्वा सिंह शीर्ष के बारे में, यानी कि रामापूर्वा बुल कैपिटल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपको पता होगा कि अशोका ने 7 एनिमल कैपिटल बनाए हैं, ठीक है, जो कि 7 एनिमल कैपिटल अभी फिलहाल रिमेनिंग है, मतलब बच गए हैं। उसने बनवाए बहुत से थे। 7 एनिमल कैपिटल में उसने 5 तो लायंस बनवाए हैं, ठीक है, एक उसने बुल की वो बनवाई है, और एक उसने बनवाई है आपके सील से रिलेटेड समथिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो जो रामापूर्वा बुल कैपिटल है ये उनमें से जो 7 रिमेनिंग एनिमल कैपिटल्स उसने बनवाए हैं उनमें से एक पिलर है अशोका का, ठीक है। रामापूर्वा बैल को अशोक के स्तंभों से 7 शेष जानवरों की राजधानियों में से एक के रूप में जाना जाता है। मतलब जो उसने 7 एनिमल कैपिटल बनवाए थे उनमें से एक है आपका ये रामापूर्वा बैल शीर्ष। यह एक लॉटीफॉर्म बेस से बना है जिसमें पुष्प डिजाइन के से सजाया गया एक अबैकस है और एक जेबू बैल का यथार्थवादी चित्रण है।
राष्ट्रपति भवन में 3री शताब्दी ईसा पूर्व की भव्य बलुआ पत्थर की राजधानी अशोक स्तंभ है, जिसे रामपुरवा बैल के नाम से जाना जाता है। इसका नाम इसकी खोज के स्थल बिहार के रामपुरवा से मिलता है। तो ये जो रामपुरवा बैल है ना, ये हमें आज के समय पे ये राष्ट्रपति भवन में बिल्कुल सामने उसके पिलर के तौर पे ये रामपुरवा बैल बना हुआ है। इस पे जो है फूलों की नक्काशी करी गई है। आप अगर ध्यान से देख पाए, एक बार मैं आपको ध्यान से दिखा देती हूँ। यहाँ पर इसको देखिए, ये जो है ये फूलों की नक्काशी इस पे की गई है और ये बैल एक पिलर के तौर पे राष्ट्रपति भवन में आज देखा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है ये रामापुरवा बिहार में एक जिला है। बिहार के रामापुरवा से इसका नाम पड़ा है और ये जो है ये भव्य बलुआ पत्थर से बनाया गया है। क्वेश्चन आपका कई बार ये भी बन जाता है, रामपुरवा सिंह शीश जो है वो कौन से मटेरियल से, कौन से पत्थर से बनाया गया है, किस तरीके के उसमें आर्ट का इस्तेमाल हुआ है। रामपुरवा बैल को राष्ट्रपति भवन के प्रवेश द्वार पर केंद्रीय स्तंभों के बीच एक आसन पर रखा गया है। मतलब जैसे ही आप एंटर करेंगे राष्ट्रपति भवन में तो 4 कोर्ट एंट्रेंस में इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पेंटिंग फ्रॉम अजंता केव्स द ब्लैक प्रिंसेस, यानी कि अजंता की गुफा में जो एक अश्वेत राजकुमारी है उसका जो चित्र है उसके बारे में हमें बताना है। तो आप इस तरीके से ये देखिए, ये है एक अजंता की गुफा में एक अश्वेत राजकुमारी का चित्र बनाया गया है, जो देखने से ऐसी लगती है जैसे कि ये कोई साउथ इंडिया की या साउथ साइड की कोई प्रिंसेस हो। ठीक है, क्योंकि इसने बहुत सी मोतियों की माला और बहुत सी ऐसी चीजें पहनी हुई हैं जो कि सिर्फ एक प्रिंसेस ही पहन सकती है। द डार्क प्रिंसेस, इसका नाम डार्क प्रिंसेस के नाम से भी आ जाता है। ठीक है, और ब्लैक प्रिंसेस के नाम से भी। Portrayed on the wall of one of the caves at the Ajanta cave complex may have been a princess from south of India, either आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये जो प्रिंसेस है ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई साउथ ऑफ इंडिया से या तो फिर आंध्र प्रदेश की कोई राजकुमारी होगी या फिर तमिलनाडु की कोई राजकुमारी होगी। और ये अजंता की गुफा की परिसर की एक गुफा की दीवार पर ये चित्र बनाया गया है, उकेर कर बनाया गया हुआ चित्र है। पेंटिंग में गहरे रंग की चमड़ी वाली सुंदर युवा महिला को दिखाया गया है। ये जो महिला है ये मतलब इसका रंग थोड़ा दबा हुआ है, इसलिए इसका नाम भी द ब्लैक प्रिंसेस है। और इसने जो आभूषणों से सजी है, मतलब ये इसने जो चीजें पहनी हुई है वो आभूषण ही बहुत सारे इसने पहने हुए हैं। उसके बालों पर एक नाजुक टियारा जैसा आभूषण भी है। यहाँ पर आप देखिए आभूषण जो है वो टियारा जैसा लग रहा है और इसने पीछे भी कई सारे आभूषण पहने हुए हैं और फ्लावर्स वाली भी यहाँ पर इसकी कोई ऐसे लग रहा है जैसे कोई इसकी फ्रेंड है या कुछ है जिसने टियारा लाइक ऑर्नामेंट अपने हेयर पे पहना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अर्जुन की चिंतन या गंगावतरण से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्जुन के चिंतन से आ जाता है कई बार क्वेश्चन। तो ये है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन अर्जुनास पीनेंस और गंगावतरण। अर्जुन की चिंतन या गंगावतरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपने ये जो है अपनी बुक में भी देखा होगा। इसमें क्या है, इसमें महाभारत के समय पे अर्जुन जो चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, उससे रिलेटेड ये एक कुरेद कर चित्र सा बनाया हुआ है। ठीक है, Arjuna's penance is an extract from the Mahabharata of how Arjun, one of the Pandavas, performed severe austerities in order to obtain Shiva's weapon। यानी कि ये जो चिंतन है, अर्जुन का चिंतन जो एक चित्र है, ये महाभारत से एक उदाहरण है जिसमें क्या बताया है, जैसे कि पांडवों में से एक अर्जुन ने शिव के हथियार को प्राप्त करने के लिए गंभीर तपस्या की है। इसमें हमें यही देखने को मिलता है कि भगवान शिव के जो एक हथियार है, मतलब आपको पता होगा कि महाभारत जब होने वाली थी उससे पहले सभी अपने अपने हथियारों की तैयारी कर रहे थे और कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम यदि शिव का जो सबसे सर्वोपरि हथियार है उसको अगर तुम पालो तो तुम इस युद्ध को जीत जाओगे। तो इसके लिए ही अर्जुन ने एक तपस्या की थी और इसी तपस्या को यहाँ पर बताया गया है, इस चित्र में उकेरा गया है। ठीक है, जिसमें कि
महाभारत का भी सीन दिखाया गया है, अर्जुन को भी चिंतन करते हुए दिखाया गया है। कहानी की अवधारणा में हिंदू दर्शन शामिल है, जहां ये माना जाता है कि कोई तपस्या आत्म त्याग से देवताओं से चमत्कारी आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। मतलब इस पेंटिंग का जो मोटिव है ये बताना है कि अगर हम अपनी सच्चे मन से या तपस्या से, आत्म त्याग से हम देवताओं से कोई भी चमत्कारी शक्ति या चमत्कारी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सेम इन इंग्लिश, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी, मतलब स्टोरी का कॉन्सेप्ट ये है कि हिंदू फिलॉसफी कहती है कि अगर हम अपने पेनेंस से, सेल्फ मोटिफिकेशन से अपने आप को पूरी तरह त्याग दे भगवान की तरफ, तो हम मिरेक्युलस ब्लेसिंग्स भगवान से पा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी को हम गंगावतरण भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन कृष्णा सपोर्टिंग माउंट गोवर्धन, यानी कि गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए श्री कृष्ण पर एक टिप्पणी हमें लिखनी है। तो ये एक मूर्ति है जिसमें आप देख सकते हैं श्री कृष्ण भगवान अपनी एक सबसे जो छोटी उंगली होती है उससे गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। कृष्णा वॉज गिवन द टाइटल ऑफ गोवर्धन धारी, है ना, गोवर्धन धारी तो कहते हैं भगवान कृष्ण को, या गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले की उपाधि इनको दी गई है, द वन हु लिफ्टेड माउंट गोवर्धन। यहाँ इंद्र के गर्द के द्वारा विनम्र होने के रूप में दिखाया गया है, जो अपनी उंगली की नोक पर शक्तिशाली पर्वत को पकड़े हुए हैं और इंद्र कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि इंद्र के प्राइड को, मतलब जो उसका घमंड था, उसके टूटते हुए दिखाया गया है, क्योंकि श्री कृष्ण अपनी छोटी सी उंगली से इतने बड़े पहाड़ को अपनी टिप ऑफ फिंगर, मतलब उसकी जो छोटी सी उंगली की जो कनी है उससे इतना बड़ा पहाड़ वो उठा रहे हैं, और इंद्र जो है उनको ओबिसेंस कर रहे हैं, मतलब उनको प्रणाम कर रहे हैं। इस गहरे भूरे बादल आसमान को ढकते हैं और केवल अंधेरा होता है। दिस पेंटिंग फ्रॉम जयपुर डिपिक्ट्स द सीन वेरी एप्टली, मतलब ये जो सीन है, ये जो कृष्णा का माउंट गोवर्धन को सपोर्ट करने वाला सीन है, वो जयपुर की इस पेंटिंग में बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। इसमें हम देख सकते हैं कि डार्क ग्रे कलर के क्लाउड्स, यानी कि गहरे भूरे रंग के बादल जो हैं वो आसमान को ढक रहे हैं, स्काई को ढक रहे हैं, और चारों ओर और सिर्फ अंधेरा है। आफ्टर इंद्रा सरेंडर, और जैसे ही इंद्र जो है वो अपने आप को आत्मसमर्पण करते हैं, उसके बाद सूरज की रोशनी को छिपाने वाले बादल टूट जाते हैं और सूरज एक उज्जवल भविष्य की गारंटी देने वाले पहाड़ के ऊपर निकलने लगता है। ठीक है, तो ये चीज इसमें बताई गई है। यमुना नदी के बाढ़ के पानी में उखड़े हुए पेड़ भी देखे जा सकते हैं। यह विषय सदियों से लोकप्रिय रहा है। अग्रभूमि और पृष्ठभूमि में वनस्पतियों के गहरे हरे रंग के विपरीत वेशभूषा के चमकीले रंगों को सावधानी पूर्वक प्रस्तुत किया गया है। पेंटिंग दो सीमाओं से घिरी हुई है। पहली सोने की पत्ती के पैटर्न के साथ एक पतली नीली सीमा, और दूसरी एक घुमावदार पुष्प सोने के पैटर्न के साथ एक बड़ी लाल सीमा। तो ये जो पेंटिंग है ये दो सीमाओं से बनी हुई है, मतलब दो बॉर्डर्स इसमें इस्तेमाल करे गए हैं। पहला एक थिन ब्लू कलर का बॉर्डर है और जिसमें कि गोल्ड कलर के लीफ पैटर्न बनाए गए हैं, और दूसरा एक रेड कलर का बॉर्डर है जिसमें कि फ्लोरल गोल्ड पैटर्न से फूलों की जो है नक्काशी की गई है। तो ये पेंटिंग ब्राइट कलर्स के साथ इस्तेमाल करके इसको बनाया है, ताकि जो डीप ग्रीन कलर है पीछे का कॉस्ट्यूम को, मतलब भगवान श्री कृष्ण की कॉस्ट्यूम को ब्राइट कलर से बनाया है, ताकि जो पीछे का डीप ग्रीन कलर है वो और अच्छा दिखाई दे। ठीक है, तो ये थी पूरी आपकी कृष्णा सपोर्टिंग माउंट गोवर्धन वाली मूर्ति का शॉर्ट नोट नहीं कहेंगे, मतलब मैंने इसमें पूरा ही बता दिया है। अगर आपका शॉर्ट नोट में आए तो आप शॉर्ट नोट में लिख देना, अगर आपका ब्रीफली आए तो आप ब्रीफली लिख देना, तो दोनों ही चीजें आपके लिए आसानी से आपको समझ आ जाएंगी। अब जिन भी बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकता है, जिसका नाम है टीएच क्लासेस। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़िए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में। हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे इसका, और हिंदी में या इंग्लिश में आप दोनों ही मीडियम से पढ़ सकते हैं और आसानी आपको रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन, जिसमें कि आपसे पूछा गया है सुर सुंदरी, कोणार्क के सूर्य मंदिर से सुर सुंदरी के बारे में हमें लिखना है।
राइट अबाउट सुर सुंदरी फ्रॉम सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। कोणार्क में आपका कई बार सूर्य मंदिर का भी आ जाता है, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर में भी आपको दिखाऊंगी। इन इंडियन आर्ट, यानी कि भारतीय कला में एक सुर सुंदरी is a young maiden characterizing feminine beauty and graceful sensuality। मतलब एक युवा लड़की है जो स्त्री सौंदर्य और सुंदर कामुकता की विशेषता को दिखा रही है। मतलब जो औरतें होती हैं वो कितनी सुंदर और किस तरीके की हो सकती हैं, वो ये इसमें देखने को मिलता है। सुर सुंदरी महिला संगीतकार समूह का एक हिस्सा है, यानी कि एक फीमेल म्यूजिशियन ग्रुप का ये हिस्सा है। और ये जो है ये मंदिर के एक स्थान पे उकेरा गया है। मतलब यहाँ पर आप देखिए बहुत सारी आपको लेडीज दिखाई दे रही हैं, है ना। और ये जो लेडीज हैं ये एक म्यूजिशियन ग्रुप है, मतलब संगीत से रिलेटेड एक ग्रुप है ये। और इसमें हर एक लेडी के हाथ में अलग अलग तरीके के वाद्य यंत्र आपको देखने को मिलेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर से महिला आकृति, उसे ड्रम बजाते हुए दिखाया गया है और स्तनों के बीच नरम नक्काशीदार गहने पहने हैं उसने। इसका मतलब यह है, कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है जो सुर सुंदरी है, ठीक है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ में लिए हुए या फिर उसके हाथ में क्या है। तो उसके हाथ में आपको लिखना है ड्रम, हमें देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो एक म्यूजिशियन ग्रुप का हिस्सा है। उसको हम देख सकते हैं कि वो एक ड्रम को प्ले करती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ उसने कार्व्ड ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं बिटवीन द ब्रेस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, अजंता की पेंटिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। अजंता चित्रों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अजंता पेंटिंग। तो ये जो अजंता गुफा है ना, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि अजंता की एक पेंटिंग लीजिए और उसके बारे में हमें बताइए, ठीक है। तो ये जो चित्र होते हैं ये किससे रिलेटेड है, ये भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। अजंता में जितने भी गुफाएं मिलेंगी वो उनमें सारे भगवान बुद्ध से रिलेटेड चित्र बनाए गए हैं। और ये किन्होंने बनवाए हैं, ये महायान वाले लोगों ने, महायान काल के लोगों ने बनवाए हैं। उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं को खूबसूरती से इसमें दर्शाया गया है इन चित्रों में। सभी गुफाओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात चैत्य या तीर्थ और विहार या मठ। चैत्य का उपयोग भगवान बुद्ध की पूजा करने के लिए किया जाता था, जबकि विहारों का उपयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उनके ध्यान के लिए किया जाता था, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग है ये ब्यूटीफुली डिपिक्ट करती हैं वेरियस इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा के जीवन में जितने भी घटनाएं हुई हैं वो सारी हमें अजंता की पेंटिंग्स में देखने को मिलती हैं। और ये सारी केव्स जो हैं वो 2 कैटेगरी में बांटी गई हैं। पहली कैटेगरी है आपकी चैत्य वाली, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी है आपकी विहार वाली। अब ये जो चैत्य है, चैत्य किस लिए इस्तेमाल होते थे, ये चैत्य जो होते थे ये यहाँ पर ये लोग बुद्ध भगवान की वर्शिप यानी पूजा करने के लिए इसको इस्तेमाल करते थे। और विहार जो होते थे वो बुद्ध भगवान के जितने भी चेले होते हैं ना, मतलब बुद्धिस्ट जितने भी होते हैं, वहां पे विहारों में ये मेडिटेशन करते थे। अंतर आपको समझ में आया। चैत्य में ये लोग अपनी पूजा करते थे बुद्ध भगवान की, और विहार में ये लोग मेडिटेशन करते थे या फिर रहने के लिए भी विहार को इस्तेमाल करते थे। जैसे मान लीजिए बहुत सारी बारिश आ गई तो वहां पर ये विहारों में रह सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टेरी नाइट, इस पेंटिंग को डिस्क्राइब करना है। द स्टेरी नाइट या द स्टोरी नाइट को हमें डिस्क्राइब करना है, समझाना है। द स्टोरी नाइट या द स्टेरी नाइट 1889 में डच चित्रकार विंसेंट वान गाग द्वारा प्रसिद्ध पेंटिंग ये जो है ये बनाई गई थी। The Starry painting is a famous painting by Dutch painter Vincent van Gogh in 1889. Van Gogh was seeking respite from plaguing depression at the St. Paul Asylum in Saint Remy in southern France when he painted The Starry Night. मतलब ये है कि जो डच पेंटर थे विंसेंट वैन गॉग के बारे में
इसका जो सरनेम है गॉग, इसको याद रखना। ऐसे पूछ ले जाता है गॉग की एक पेंटिंग, फेमस पेंटिंग के बारे में बताइए, तो आप इस पेंटिंग के बारे में बता सकते हैं जिसका नाम है द स्टेरी नाइट। ठीक है, इसमें आपको क्या बताया गया है कि जो वैन गॉग थे ना, वो दक्षिणी फ्रांस के सेंट रेमी में सेंट पॉल शरण में अवसाद से राहत मांग रहे थे। मतलब इनको डिप्रेशन था। ठीक है, इनको डिप्रेशन था। डिप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं अवसाद। अवसाद से राहत मांगने के लिए अजाइलम को बोलते हैं पागल खाना। ठीक है, अजाइलम इंग्लिश में बोलते हैं पागल खाना। पागल खाने को इंग्लिश में अजाइलम कहते हैं। तो ये वहां पर रहते थे, और जब इन्होंने ये द स्टोरी नाइट बनाई तो उस समय पे ये डिप्रेशन में थे, और उस समय पे इन्होंने ये पेंटिंग क्यों बनाई थी, ये अपनी खिड़की पे बैठते हुए व्यू को देखते थे। मतलब ये जो है ये पेंटिंग इनकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन दिखाती है उस व्यू की जो ये अपनी विंडो से बैठते हुए देखते थे, एज वेल एज द मेमोरीज एंड इमोशन दिस व्यू इवोक्ड इन हिम। गोग्स नेचुरल एंड ड्रीमी स्टाइल मेक दिस पेंटिंग स्पेशल। मतलब ये उनकी खिड़की से ग्रामीण इलाकों के बारे में उनके दृष्टिकोण के साथ साथ उन यादों और भावनाओं के प्रत्यक्ष अवलोकन को दर्शाता है जो इस दृष्टिकोण ने उनमें पैदा की। गॉग की प्राकृतिक और सपनों की शैली इस पेंटिंग को खास बनाती है। मतलब इसमें आप देख पाएंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आप एक चर्च भी देख पाएंगे। ठीक है, आप इसमें एक जो है हाउस जैसा कुछ भी देख पाएंगे, आप इसमें चांद भी देखेंगे। ठीक है, ये पेंटिंग देखने में बहुत ज्यादा ड्रीमी सी लगती है। ठीक है, सपनों से भरी हुई लगती है। और इस पेंटिंग में हमें गॉग किस तरीके से अपने डिप्रेशन के टाइम पे खिड़की से कैसे आसपास के इलाकों को देखता था। ठीक है, उसकी यादें और उसकी भावनाओं में क्या क्या चीजें थी, वो सारी चीजें हमें उसके दृष्टिकोण से इस पेंटिंग में देखने को मिलती हैं। और इसकी जो प्राकृतिक और सपनों की शैली है वो इस पेंटिंग को बहुत खास बना देती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए गॉग की पेंटिंग के बारे में तो आपको इस तरीके से जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुप्त काल से रिलेटेड, और ये आपका बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका व्हाई इज गुप्ता पीरियड नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट। यानी कि गुप्त काल को भारतीय कला के स्वर्ण युग के रूप में क्यों जाना जाता है। जो गुप्त काल था, जो गुप्ता पीरियड था, वो बोलते हैं कि हमारे टाइम पे मतलब उस समय पे गोल्डन एज था। ठीक है, बहुत अच्छा काल चल रहा था। किसके लिए? इंडियन आर्ट के लिए, आर्ट और कल्चर के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों बोला जाता है? तो कला और संस्कृति के प्रति गुप्त काल का योगदान भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कंट्रीब्यूशन जो रहा है गुप्ता पीरियड का टुवर्ड्स आर्ट एंड कल्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है इंडिया के लिए। एक अवधि की, इस अवधि की जो कला थी और संस्कृति थी वो हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म जैसे विभिन्न धार्मिक विश्वासों से प्रभावित थी। मतलब इसमें हमें एक नहीं तीन तीन धर्मों या 3 से 4 धर्मों के बारे में पता चलता है। जैसे पहला है हिंदू, फिर जैन और बौद्ध धर्म। इन धर्मों से प्रभावित ये वेरिएड जो रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं उनसे प्रभावित ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी उस समय पे। उससे प्रभावित ये जो स्कल्पचर थे वो बनाए गए थे। और इस समय के जो राजा थे ना वो भी काफी ज्यादा एक्टिव थे। गुप्ता पीरियड में आपने देखा होगा, गुप्ता पीरियड की तो बहुत सारी आपको मुहरें भी देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये मुहर लगा दी है। ठीक है, ये एक मुहर है जो उस समय पे इस्तेमाल की जाती थी। इसके अलावा उन्होंने सिक्कों का भी निर्माण किया। ठीक है, सिक्कों का भी उन्होंने निर्माण किया था। ऑल दीज religions were patronized by the ruler of different faiths, and they were giving different artistic sculptures and painting at that time. We can also see many seals produced by this period. और हम क्या देख सकते हैं उस समय पे जो अलग अलग उनकी कलात्मक मूर्ति कला थी, चित्र थे, उस समय के जो शासक थे वो उनका संरक्षण उनको दे रहे थे। मतलब उस समय के जो राजा थे वो जो भी वो पेंटिंग्स वगैरह बनती थी उसको वो संरक्षण दे रहे थे, उनको वो बढ़ावा दे रहे थे, और आगे तक वो याद रहे ऐसी पेंटिंग्स बनाने की वो लोग कला को प्रभावित कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हमें इस पीरियड में हमें कई मुहरें भी हमें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कोणार्क टेम्पल के बारे में, यानी कोणार्क मंदिर के बारे में। तो कोणार्क मंदिर की जो मूर्तियां हैं
उनकी हमें सराहना करनी है। अप्रिशिएट द स्कल्पचर ऑफ कोणार्क टेम्पल, तो ये कोणार्क टेम्पल है। मैंने आपको आई थिंक पिछली वीडियो में भी बताया होगा कि ये जो है ये एक बलुआ पत्थर से बना हुआ टेम्पल है। ऊपर इसमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल है और नीचे इसमें संगमरमर का इस्तेमाल है। और ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसके प्रवेश द्वार पर विशाल रथ की मूर्ति है, जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचा गया है। घोड़ों की इस तरीके से उकेरा गया है कि वे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, उनके पीछे उनके पैर और पूंछ बहती है। यह सूर्य देवता सूर्य के रथ का प्रतिनिधित्व करने के लिए माना जाता है। मतलब ये जो मंदिर है, मंदिर के सामने आपको 7 घोड़े जो है भागते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और ऐसा लगता है जैसे कि ये घोड़े जो हैं ये सूर्य भगवान की सवारी लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर हमें सूर्य भगवान की जो चैरियट है, जो उसकी सवारी है, वो देखने को मिलती है। ये 7 हॉर्सेस ऐसा लगता है जैसे कि कार्व्ड हो रखे हैं, इस वे में कार्व्ड हो रखे हैं, ये भागते हुए दिखाई देते हैं। और इनके जो मेन्स हैं, उनके जो टेल्स हैं, मतलब उनकी जो पीछे का उनके जो पैर हैं और जो उनकी पूंछ है वो बहती हुई दिखाई देती है, फ्लो करती हुई दिखाई देती है। जैसे अगर हम भागते हैं तो ये पूंछ इस तरीके से उनकी ऊपर की तरफ उठती हुई दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट जैन मिनिएचर पेंटिंग, डिस्क्राइब द एस्थेटिक क्वालिटीज ऑफ अ पेंटिंग कल्पसूत्र। यानी कि आप जैन लघु चित्रकला के बारे में क्या जानते हैं। कल्पसूत्र से एक पेंटिंग के सौंदर्य गुणों का हमें वर्णन करना है। तो कल्पसूत्र से एक पेंटिंग लेनी है और उसके सौंदर्य गुणों का वर्णन करना है। तो जैन चित्रों में कल्पसूत्र और कल्काचार्य कथा जैसे धार्मिक ग्रंथों की कहानियों को दर्शाया गया था और मालवा, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में प्रचलित था। तो ये जो जैन पेंटिंग्स होती हैं ये हमें रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि कल्पसूत्र क्या है, एक रिलीजियस टेक्स्ट है, धार्मिक ग्रंथ है। और इसके अलावा कल्काचार्य कथा के बारे में यहाँ पर हमें बताया जाता है इन पेंटिंग्स में। और ये जो है ये मालवा, राजस्थान और गुजरात इन 3 जगहों पर देखने के लिए ज्यादा मिलती हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं कि ये पेंटिंग एनलार्ज्ड आईज, मतलब कि इस पेंटिंग में आप देख पा रहे होंगे कि जो आंखें होती हैं वो काफी इनलार्ज होती हैं, मतलब काफी चौड़ी चौड़ी आंखें होती हैं और स्क्वायर शेप के हैंड्स होते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो हाथ हैं ये कुछ कुछ स्क्वायर शेप के दिखाई देते हैं। इन चित्रों की कुछ विशिष्ट विशेषता ये कि इनमें बढ़ी हुई आंखें होती हैं, चौकोर आकार के हाथ होते हैं। One of the identifying feature of 15th century Jain painting is the increasingly lavish use of applied gold। मतलब इसमें हमें 15वीं शताब्दी की जब अगर हम जैन पेंटिंग देखें तो उसमें हमें ये दिखाई देगा कि यहाँ पर सोने को तेजी से भव्य रूप से उपयोग में लाया जाता है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से 1465 की एक अनूठी सचित्र कल्पसूत्र पांडुलिपि लापोस लाजुली से प्राप्त सोने और एक गहन नीले रंग के संयमित और अत्यधिक प्रभावी उपयोग को प्रदर्शित करती है। ये यूनिक इलस्ट्रेटेड कल्पसूत्र मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये कहाँ की है, ये जौनपुर उत्तर प्रदेश, जो कि कब बनाई गई थी 1465 में। ये क्या डिस्प्ले करती है, हाईली इफेक्टिव यूज ऑफ गोल्ड, मतलब जैन पेंटिंग में हमें गोल्ड जो है वो काफी ज्यादा इस्तेमाल में देखा जाता है। ब्लू कलर के इसके सोर्स्ड लैपिस लेज़ूल, ये देखिए आप ब्लू कलर का इसका जो बैकग्राउंड है वो देखने में बहुत सुंदर लगता है और इसमें कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो यही सारी चीजें हमें जैन पेंटिंग में देखने को मिलती हैं, ये एस्थेटिक क्वालिटीज थी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज फोक आर्टिस्ट हेल्प द रूरल सोसाइटी। यानी कि फोक आर्टिस्ट, लोक कलाकार जो होते हैं वो ग्रामीण समाज की मदद कैसे करती हैं। तो लोक कला फोक आर्ट हेल्प करती है क्रिएटिंग अ डीपर अप्रिसिएशन टुवर्ड्स द कल्चरल हेरिटेज एंड देयरफॉर वर्क्स इन रेस्टोरेशन एंड ऑफ द कल्चरल हेरिटेज। यानी कि लोक कला सांस्कृतिक विरासत के प्रति गहरी प्रशंसा प्रदान करने में मदद करती है और इसीलिए
पुनर्स्थापना और सांस्कृतिक विरासत में भी ये काम करती है। सामान्य लोग की कला साझा सामुदायिक मूल्यों को व्यक्त करके एक सांस्कृतिक ज्ञान व्यक्त करने में ये मदद करती है। तो क्या होता है कि जो मतलब ये फोक आर्टिस्ट होते हैं, ये डीपर अप्रिसिएशन जो है कल्चरल हेरिटेज, मतलब कि ये जो कल्चर वगैरह होता है ना हमारा, उसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे कि किसी का कल्चर कहता है कि जैसे आपने पेंटिंग्स में देखा होगा, राजस्थान की जो पेंटिंग्स होती हैं उसमें महिलाओं को उनके जो पोशाक होती है, राजपूताना पोशाक, उसमें पहने हुए देखने को मिलता है। मतलब वो जो है वो चीज वो हमें ये दिखाती है कि कल्चरल हेरिटेज किस तरीके से आगे बढ़ाना है, रिस्टोरेशन कैसे करना है। ठीक है, द आर्ट ऑफ ऑर्डिनरी फोक हेल्प्स टू एक्सप्रेस अ कल्चरल आइडेंटिटी एंड कन्वेइंग शेयर्ड कम्युनिटी वैल्यूज। मतलब ये हमारी वैल्यूज को जिंदा रखने में भी मदद करते हैं। फोक आर्टिस्ट जनरली सेल्फ टॉट होते हैं और वो अपनी स्किल्स को कुछ इनफॉर्मल अप्रेंटिसशिप से सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंथा से रिलेटेड आ जाता है। तो कंथा से रिलेटेड आपका क्या क्वेश्चन आता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि कंथा जो है उसकी कार्यात्मक वस्तुओं की पहचान करके कंथा रूपांकन किस तरीके से सिली जाती है। फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स हमें आइडेंटिफाई करके कंथा मोटिव्स जो हैं किस तरीके से स्टिच किए जाते हैं। द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कंथा एम्ब्रॉयडरी वाज डन विद सॉफ्ट धोतीज एंड साड़ी। मतलब ये पहले किस पर इस्तेमाल होते थे, इनकी कढ़ाई, कंठा कढ़ाई जो थी वो पहले नरम धोती और साड़ियों के साथ की जाती थी। उनमें किनारों के साथ एक साधारण रंगीन कलर से ये स्टिच किए जाते थे। साधारण रनिंग स्टिच इस पे की जाती थी, कहाँ पर, एजेस पे। Depending on the use of finished product, they were known as लेप कंथा और सूजनी कंथा। मतलब उनके तैयार उत्पाद के उपयोग के कारण इनको हम लेप कंठा या सूजनी कंठा के रूप में भी जानते हैं। कढ़ाई वाले कपड़े के कई उपयोग है, जैसे इसमें शॉल, दर्पण के लिए कवर, बक्से और तकिए शामिल है। आपने देखा होगा कंठा कढ़ाई जो होती है वो बेसिकली आप देख पाएंगे तो ये व्हाइट कलर के कपड़ों पे ज्यादा होती है। व्हाइट कलर के कपड़ों पे रंगीन कलर के धागों से कढ़ाई की जाती है और ये बेसिकली सूती कपड़ों पे ज्यादा होती है। ठीक है, सूती कपड़ों पे ये कढ़ाई ज्यादा होती है और ये किस किस में इस्तेमाल होती है, ये आप मिरर्स जो होते हैं, कवर मिरर्स, मतलब आपके घर में जो शीशे होते हैं, शीशों को कवर करने के लिए जो कपड़े बनाए जाते हैं, कवर तैयार किए जाते हैं, उनपे ये कढ़ाई होती है। शॉल पे ये होती है, बॉक्सेस पे होती है, पिलोज पे होती है, इन सभी पे ये कढ़ाई हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग प्रकार की कर्मकांड लोक कला का हमें नाम लिखना है, यानी रिचुअलिस्टिक फोक आर्ट का नाम लिखना है हमें। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ रिचुअलिस्टिक फोक आर्ट लाइक पतचित्रा, पिचुई, अल्पना, कोलम, ये सारे जो हैं ये फोक आर्ट है। ये सजावटी लकड़ी की नक्काशी, कढ़ाई, टोकरी का काम, मिट्टी के बर्तन, इन सभी पे ये बहुत ज्यादा काम में आती हैं। ठीक है, क्या क्या है, पटचित्र, पिचुई, अल्पना, कोलम। ये टिपिकल यूटिलिटेरियन फोक आर्ट है। ये हमें एम्ब्रॉयडरी में देखने को मिलती हैं, बास्केट के कामों में देखने को मिलती हैं, अर्थनवेयर में हमें देखने को मिलती है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें भी हमें ये देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रेनेसेंस पेंटिंग, यानी कि पुनर्जागरण चित्रकला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें बतानी है। तो ये जो होती है ये पुनर्जागरण यानी रेनेसेंस पेंटिंग जो होती है, द बॉडी ऑफ आर्ट इंक्लूडिंग पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड लिटरेचर आइडेंटिफाई एज रेनेसेंस आर्ट was primarily produced during the 14th, 15th and 16th century in Europe. Combined influences of an increased awareness of nature, a revival of classical learning and a more individualistic. तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये जो पेंटिंग्स, मूर्तिकला और वास्तुकला, संगीत, साहित्य सहित जो कला होती हैं, इन्हें पुनर्जागरण के कला के रूप में माना जाता है। मतलब पहले ये कलाएं नहीं होती थी। पुनर्जागरण का मतलब आप समझते ही होंगे कि जब नया युग आया, नवपाषाण काल आया, उसमें हमें पुनर्जागरण के बारे में बताया गया कि अब हम जो चीजें करेंगे वो बिल्कुल नए सिरे से करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें आई, पेंटिंग, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत, साहित्य और ये सारे कला इसमें आई। ठीक है, और ये कब से
हमारी उपयोग में आई हैं यूरोप में से 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी यानी 14, 15 और 16 सेंचुरीज में ये ज़्यादा निखर कर आई हैं और इसे हमें संयुक्त प्रभावों के तहत उत्पादित किया गया था। और ये रेनेसेंस की कुछ कला के रूप में आप देख सकते हैं, ये एक कुछ पेंटिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल एंजेलो के बारे में, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। तो डू यू कंसीडर माइकल एंजेलो एज द ग्रेटेस्ट स्कल्पचर ऑफ रेनेसेंस? मतलब माइकल एंजेलो जो है उसको आप पुनर्जागरण की सबसे बड़ी मूर्तिकला या सबसे फेमस मूर्तिकला मानते हैं? तो अपने जवाब को सही ठहराने के लिए हमें जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। तो माइकल एंजेलो कौन थे? माइकल एंजेलो एक स्कल्प्टर थे, पेंटर थे, आर्किटेक्ट थे। मतलब ये मूर्तियां बनाते थे, चित्रकार भी थे और वास्तुकार भी थे, जिनमें व्यापक रूप से पुनर्जागरण के सबसे महान कलाकारों में से एक इनको माना जाता था। और यकीनन हर समय ये काफी ज्यादा ग्रेटेस्ट पेंटिंग्स बनाते थे, ग्रेटेस्ट आर्ट्स ये फॉर्म करते थे। इनका जो वर्क था यानी कि इनका जो काम था वो मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि, भौतिक यथार्थवाद और तीव्रता के साथ मिश्रण का प्रदर्शन किया, जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। मतलब मैंने आपको बताया पुनर्जागरण में वो चीजें हमने करी जो हमने पहले कभी की ही नहीं थी। तो ये चीज माइकल एंजेलो ने बहुत अच्छी तरीके से की है और इनको मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि से इन्होंने चीजों को किया, फिजिकल रियलिज्म के और इंटेंसिटी जो हमने पहले कभी नहीं देखी उस तरीके से इन्होंने किया। He was celebrated for his art's complexity, physical realism, and psychological tension, thoughtful consideration of space, light and shadow. तो इनकी जो पेंटिंग्स होती थी उनमें काफी ज्यादा जटिलता होती थी, शारीरिक यथार्थवाद होता था, मनोवैज्ञानिक तनाव के बारे में इनकी पेंटिंग्स होती थी। इनको आप देख पा रहे हैं, ये है इनकी, ठीक है। और कई सारे राइटर्स कहते हैं कि इन्होंने ही इस काल का जो पत्थर था वो बदला था, ठीक है। पत्थर को मांस में बदलने की शक्ति इनमें थी, बहुत सारे राइटर्स ऐसा कहते हैं और इनकी पेंटिंग्स में अलग सी एनर्जी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू नो अबाउट डेगास? डेगास के बारे में आप क्या जानते हैं? और उनके चित्र में से एक का मूल्यांकन हमें करना है। तो कोई भी एक पेंटिंग उठानी है, उसको इवेलुएट करना है। तो हमने यहाँ पर द डांस क्लास उनकी एक पेंटिंग है वो हमने उठा ली। एडगर डेगास जो था वो उन्होंने बहुत सारी अपनी पेंटिंग्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए, अपनी टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए और उन्हें टेक्सचर्स को हैचिंग के साथ ब्रेकअप करना स्टार्ट कर दिया। कॉन्ट्रास्टिंग ड्राई पेस्टल विद वेट, मतलब जो सूखे पेस्टल कलर होते हैं उनको वेट पेस्टल कलर से कॉन्ट्रास्ट करना इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। गौश उसने अपने पेंटिंग्स में स्टार्ट किया यूज करना, वाटर कलर को सॉफ्टन करके कॉन्टोर करना उसकी फिगर्स को, वो इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में स्टार्ट किया, ठीक है। एडगर डेगस ने नई तकनीकों के साथ अपने पेंटिंग्स को बनाया, प्रयोग किया, जिसमें सेने के साथ सतह की बनावट को तोड़ना, गीले के साथ सूखे पेस्टल को विपरीत करना और अपने आंकड़ों की आकृति को नरम करने के लिए गोचे और पानी के रंगों का प्रयोग करना। मतलब इन्होंने ही सबसे पहले ऑयल जो वेट कलर्स होते हैं, ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर, इनका इस्तेमाल करने का एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। तो ये जो पेंटिंग है इसके बारे में अगर हम देखें तो ये डांस क्लास पेंटिंग है, 1874 की पेंटिंग है, एडगर डेगास के द्वारा बनाई गई। ये कलेक्शन कौन से म्यूजियम में है? मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में ये आज भी है। द पेंटिंग एंड इट्स कंपेनियन वर्क इन द म्यूज डी ऑर्से पेरिस आर अमंग्स द मोस्ट एम्बिशियस वर्क्स बाय डेगास ऑन द थीम ऑफ बैलेट। मतलब ये मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के संग्रह में ये पेंटिंग है। पेरिस के मूसी डी ऑर्से में ये पेंटिंग है और इसका एक साथी काम बैले के विषय पर डेगास द्वारा सबसे महत्वाकांक्षी कार्यों में से एक है। इसमें आप देख पा रहे हैं इस पेंटिंग में कि बहुत सी आपको लड़कियां दिखाई दे रही हैं जो बैले डांस कर रही हैं। बैले डांस आपको पता ही होगा, ठीक है, जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये बैले डांस यहाँ पर ये पेंटिंग में देखने को मिल रही हैं और इसके अलावा यहाँ पर कुछ म्यूजिक के बारे में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही सब था इस पेंटिंग में एडगर डेगास के द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ 3 पीरियड्स ऑफ स्टाइल्स इन पिकासो's लाइफ। मतलब पिकासो की लाइफ में, पिकासो के जीवन में शैलियों की 3 अवधियों के महत्व का अनुमान हमें लगाना है। तो एक उसकी अवधि है जिसको हम ब्लू पीरियड के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है, ब्लू पीरियड, इसको आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाता है। पाब्लो रुइज पिकासो, बोर्न इन 1881, पाब्लो रुइज पिकासो जो 1881 में पैदा हुए, वो एक स्पेनिश पेंटर, स्कल्प्टर, प्रिंट मेकर, सेरामिसिस्ट एंड थिएटर डिजाइनर थे। वो किस चीज के लिए जाने जाते थे सबसे ज्यादा? वो अपने क्यूबिस्ट मूवमेंट, यानी कि घनवाद जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, घनवाद का जो क्षण था, घनवाद का जो मूवमेंट था, वो इन्होंने ही चलाया था। इन्वेंटेड ऑफ कंस्ट्रक्टेड स्कल्पचर, यानी कि आविष्कार के सह आविष्कार, कोलाज इन्होंने स्टार्ट किए थे। को इन्वेंशन किया था कोलाज का, और मतलब पहले जो कोलाज होते थे वो नहीं बनाए जाते थे, इस तरीके की जो पेंटिंग्स होती थी, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ, तो वो नहीं, वो सब पेंटिंग्स इन्होंने ही इसका इन्वेंशन किया था। वैरायटी ऑफ स्टाइल्स ही हेल्प डेवलप एंड एक्सप्लोर, मतलब इन्होंने बहुत सारी ऐसी, मतलब कोलाज का इन्होंने आविष्कार किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको इन्होंने तलाशा। ठीक है, उन्होंने निर्मित मूर्ति कला की अवधारणा में क्रांति ला दी। अपने ग्राफिक कार्यों और सिरेमिक कार्यों में लाई गई नई तकनीकों ने शेष शताब्दी के लिए दोनों कला के रूपों में के पाठ्यक्रम को बदल दिया। तो इन्होंने एक नई टेक्निक लेकर आए, और इन्होंने ग्राफिक वर्क्स में भी नई टेक्निक, सिरेमिक वर्क्स में भी उन्होंने नई नई चीज़ें लेकर आए, और उससे जो आर्ट फॉर्म्स थी बाकी कंट्री की, वो सारी बदल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्यूबिज्म, यानी कला में क्यूबिज्म को हमें परिभाषित करना है। क्यूबिज्म आपका हिंदी में घनवाद होता है। ठीक है, घनवाद को हमें, कला में घनवाद क्या है? तो क्यूबिज्म एक रिवॉल्यूशनरी नई अप्रोच थी जो कि हमें रियलिटी दिखाती थी, जो इन्वेंट हुई थी 1908 में, 1907 से 8 में। किसने इसको, क्यूबिज्म को किसने डिफाइन किया? पाब्लो पिकासो और जॉर्जेस ब्रैक ने। दे ब्रॉट डिफरेंट व्यू ऑफ सब्जेक्ट, यूजुअली objects or figures together in the same picture, resulting in paintings that appear fragmented and abstracted। ठीक है, तो उन्होंने ऐसी, क्यूबिज्म में क्या होता है, क्यूबिज्म में जो प्रतिनिधित्व होता है वो नया क्रांतिकारी दृष्टिकोण लेकर आता है। इसका आविष्कार 1907-8 के आसपास हुआ। इसका आविष्कार किसने किया? पाब्लो पिकासो और जॉर्जेस ब्रैक द्वारा किया गया था। उन्होंने एक ही चित्र में विषय भी लेकर आए, एक ही चित्र में, और आपको वस्तु या आंकड़े भी लेकर आए, विभिन्न विचारों को एक साथ लाया, जिसके परिणाम स्वरूप जो चित्र बनते थे वो खंडित और अमूर्त दिखाई देते थे। मतलब जो पेंटिंग्स बनाई इन्होंने बहुत सुंदर और एकदम रियलिटी से बेस्ड होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएशन करना है हमें मॉडर्न इंडियन आर्ट का, भारतीय कला के मूल्यांकन की समीक्षा करनी है। माना जाता है कि भारतीय जो चित्रकला है उसमें आधुनिक भारतीय कला आंदोलन 19वीं सदी के अंत में कलकत्ता में शुरू हुआ था। तो जो मॉडर्न इंडियन आर्ट है वो सबसे पहले 19th सेंचुरी में कोलकाता या फिर कैलकाटा में शुरू हुई थी। द ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग हैड मोर और लेस डाइड आउट इन बंगाल, और जो पुराना परंपराएं थी पेंटिंग की वो बंगाल में कमोबेश समाप्त हो गई थी। अंग्रेजों द्वारा कला के नए स्कूल शुरू करे गए थे, तो अंग्रेजों ने नए नए स्कूल स्टार्ट कर दिए थे ब्रिटिश वालों ने। तो ये जो कुछ स्कूल थे, जैसे थे कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि हमारा जब ये आई ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने स्टार्ट किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इसमें क्या है, मॉडर्न इंडिया आर्ट आपको ये याद रखना है, कलकत्ता से स्टार्ट हुई और ख़त्म कहाँ से हुई? बंगाल पे ख़त्म हुई थी। मतलब जो पुरानी आर्ट है वो आर्ट फॉर्म बंगाल में ख़त्म हुई, कलकत्ता से नई शुरू हुई, और ये लेट 19th सेंचुरी में ये शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21वां क्वेश्चन, एस्टिमेट द अचीवमेंट ऑफ गगनेंद्र नाथ टैगोर इन द फील्ड ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट। कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट में गगनेंद्र नाथ टैगोर यानी समकालीन भारतीय कला के क्षेत्र में इनका क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या योगदान रहा है? 1920 और 1925 के बीच गगनेंद्र नाथ ने आधुनिकतावादी चित्रकला में प्रयोगों का बीड़ा उठाया। पार्थ मित्तर ने उन्हें 1940 के दशक से पहले एकमात्र भारतीय चित्रकार के रूप में वर्णित किया था, जिन्होंने अपनी पेंटिंग में क्यूबिज्म की भाषा को
वाक्य विन्यास का उपयोग इन्होंने किया था। 1925 के बाद से कलाकार ने एक जटिल पोस्ट क्यूबिस्ट शैली विकसित की थी। मतलब गगनेंद्र नाथ टैगोर जो हैं उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे पाब्लो पिकासो ने किए ना, वैसे गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किए और ये भी मॉडर्निस्ट पेंटिंग बनाने लगे। पार्थ मित्र ने कहा है कि ये सिर्फ ओनली इंडियन ऐसे पेंटर थे जिन्होंने 1940 से पहले ही अपनी पेंटिंग में क्यूबिज्म का और अपनी अलग से सिंटेक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू किया, और 1925 के बाद से ये जो आर्टिस्ट थे ये कॉम्प्लेक्स पोस्ट क्यूबिस्ट स्टाइल आर्टिस्ट बने और ये उनकी एक पेंटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समराइज द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग यानी कि जो मुद्रा चित्रण होता है उसका विकास कैसे हुआ। 1919 में टैगोर द्वारा स्थापित कला भवन की स्थापना के साथ एक ललित कला माध्यम के रूप में प्रिंट मेकिंग के अभ्यास ने अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की। टैगोर द्वारा स्थापित एक पूर्व संगठन विचित्र क्लब था जहां पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग की नई शैलियों का पता लगाया जाता था। मतलब प्रिंट मेकिंग जो थी वो एक फाइन आर्ट मीडियम के रूप में इमेंस पॉपुलैरिटी इसने हासिल की कला भवन में। ठीक है, जो कि किसके द्वारा, कला भवन का अगर क्वेश्चन आ जाए किसने फाउंड किया तो टैगोर्स ने फाउंड किया 1919 में। एक अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि विचित्र क्लब के नाम से भी जानी जाती थी और यहाँ पे नई स्टाइल्स, पेंटिंग के नए स्टाइल, प्रिंट मेकिंग के नए स्टाइल एक्सप्लोर किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द पेंटिंग मोनालिसा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये है आपकी मोनालिसा की पेंटिंग। ये मोनालिसा पेंटिंग जो है इसके बारे में हमें वर्णन करना है। ये पेंटिंग एक इतालवी कलाकार या फिर इटालियन आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई, इन्वेंटर और राइटर लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ने ये पेंटिंग बनाई है। ये एक तेल पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग है और ये 1506 में ये काम पूरा हुआ था। उसका टुकड़े में एक काल्पनिक परिदृश्य के खिलाफ एक बैठी हुई महिला का चित्र है। ठीक है, एक जो वुमेन है वो बैठी हुई है इमेजिनरी लैंडस्केप के सामने। इन एडिशन टू बीइंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ आर्ट, इट इज ऑल्सो द मोस्ट वैल्यूएबल। मतलब ये सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक है कला के। इसके अलावा ये सबसे मूल्यवान भी है, सबसे ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं एक्सपेंसिव पेंटिंग यही है। ठीक है, इसको अगर खरीदने जाएं तो आप बिक जाएंगे। It bears a strong resemblance to many Renaissance depictions of Virgin Mary, who was at the time seen as ideal for womanhood. The woman sits markedly upright in a possetto armchair with her arms folded, a sign of a reserved posture, and her gaze is fixed on the observer. मतलब जैसा इसको देखेंगे ना वैसे हमको नजर आएगी। अगर हम इसको हंसता हुआ देखेंगे तो हमें हंसते हुए नजर आएगी, अगर हम इसको उदास उससे देखेंगे तो हमें उदास ही नजर आएगी। तो इस पेंटिंग में खास बात यह है कि इसके आईब्रोज भी नहीं है और ये पेंटिंग में ये पोजेटो आर्म चेयर पे बैठी हुई अपने हाथों को फोल्ड करती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फुलकारी क्या है और इसके महत्व का हमें वर्णन करना है। फुलकारी एक एम्ब्रॉयडरी फॉर्म है जो कि इंडियन आर्ट ऑफ ट्रेडिशन में पंजाब रीजन में की जाती है। फुलकारी कढ़ाई है जो कि पंजाब क्षेत्र में एक कला और परंपरा के रूप में की जाती है। ये पंजाब के नियर बाय एरिया जैसे पंजाब और हरियाणा इनमें भी ये पाई जाती है। और इस अर्ली पीरियड में लोग क्या करते थे, ये एम्ब्रॉयडरी को स्टिच करने का काम करते थे। मतलब जैसे ही उनके लड़की पैदा होती थी तो ये लोग क्या करते थे, ये इन एम्ब्रॉयडरीज को बनाना शुरू कर देते थे ताकि वो लड़की जब बड़ी हो और उसकी शादी हो तब उस समय पे ये लड़की को एम्ब्रॉयडरी के अपने याद के रूप में ये दी जाए। ठीक है, ये किस किस चीज पे होती है, ये फुलकारी जो है ये दुपट्टा पे होती है और इसके अलावा ये शॉल वगैरह पे भी होती है। फुलकारी जो है वो रियल फ्लावर से, मतलब कि मूल रूप से फुलकारी असली फूलों के साथ की जाती है। फुलकारी, फुलकारी नाम से ही पता चल रहा है, फूल यानी कि आपके जो पुष्प होते हैं, कारी यानी कि कला, फूलों की कला। ठीक है, यही आपकी फुलकारी है और ये सिल्क और मलमल के कपड़ों पे की जाती है। कॉटन मसलिन के जो क्लॉथ होते हैं उन पे ये की जाती है और इससे इसकी प्योरिटी और लॉन्गेविटी, मतलब कि इसके शुद्धता और दीर्घायु के कारण इसको उपयोग ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पेंटिंग वर्ड्स एंड सिंबल्स। वर्ड्स एंड सिंबल्स जो पेंटिंग है उसका हमें वर्णन करना है। ये पेंटिंग है, इसमें हमें देखने को मिलता है कि बहुत से वर्ड्स का इस्तेमाल इसमें किया गया है, सिंबल्स का इस्तेमाल इसमें किया गया है इस पेंटिंग में। ये जो पेंटिंग है ये ब्रेक थ्रू
फेज जो रहा है वर्क्स का उससे ये रिलेटेड है। ठीक है, इसमें हमें कैनवस की सतह पर जगह को घेरने के लिए पतली ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं का उपयोग इसमें किया है और इसको नोटों से भर दिया गया है। ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी, हमें चोलामंडल आर्टिस्ट जो विलेज इंजमबक्कम है, ठीक है, चोलामंडल कलाकारों का गांव इंजमबक्कम चेन्नई भारत में ये पेंटिंग जो है वो बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टिल लाइफ विद अनियंस पेंटिंग के बारे में है। ठीक है, तो स्टिल लाइफ विद पेंटिंग अनियंस, स्टिल लाइफ विद अनियंस पेंटिंग क्या है और इसकी दो विशेषताएं हमें लिखनी है। तो ये जो डिवीजन ऑफ एरियाज हैं ये पेंटिंग है आपकी स्टिल लाइफ विद अनियंस, ये बहुत ज़्यादा डेप्थ और डायमेंशन देती है इस पेंटिंग में। द फोकल पॉइंट ऑफ द पेंटिंग इज अनियंस बिकॉज दे आर इन द सेंटर। तो इसका जो फोकल पॉइंट है ये अनियन है, मतलब प्याज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है। ये जो है ये सफ़ेद प्लेट पर रखा गया सफ़ेद अनियन हमारी आंखों को पकड़ता है क्योंकि ये बहुत उज्जवल है और प्याज के फ्रेम के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, मतलब जो इसके ये जो अनियंस है ये वाइट कलर की प्लेट पे रखा गया है और वाइट कलर के क्लोथ्स को यहाँ पर इसके आसपास बनाया गया है, जिससे कि हमारा पूरा ध्यान जो है वो सिर्फ अनियन पे जाता है और इससे ये अनियन की फ्रेम भी बन जाती है। मतलब पीछे जो वाइट कलर का कपड़ा है और जो वाइट कलर की प्लेट है वो सिर्फ अनियन को ज़्यादा प्रभावित रूप से दिखा रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका वायलिन, अ मैन विद द वायलिन। वायलिन पेंटिंग के साथ मनुष्य के बारे में लिखें। मतलब मैन विद वायलिन, मैन विद वायलिन एक पेंटिंग है। ठीक है, ये वो पेंटिंग है, इसमें इसके बारे में हमें इसमें लिखना है। वेट अ मिनट, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, मैन विद वायलिन, वायलिन। तो इस पेंटिंग में क्या है, एक टॉल पिरामिडल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ, वेट अ मिनट, हाँ, तो सेंटर में पेंटिंग के हमें एक ह्यूमन प्रेजेंस दिखाई देती है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें एक ह्यूमन प्रेजेंस दिखाई देगी, आँख भी है इसकी, नाक भी है। ठीक है, और कुछ मूछें भी दिखाई देंगी, हेयर भी दिखाई देंगे, ईयर्स भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, ये हेयर्स लग रहे हैं। दो एफ शेप्ड साउंड होल्स दिखाई देते हैं जो कि एक वायलिन का ही साइन है। ठीक है, एफ शेप्ड हमें वायलिन जैसा कुछ दिखाई देता है इसमें, और स्क्रॉल लाइक शेप दिखाई देती है जो कि हमें आर्म दिखाई देती है एक चेयर की। तो एक चेयर सी दिखाई देती है हमें इसमें जो कि आर्म सी लगती है। इस पेंटिंग के केंद्र में एक लंबा पिरामिड नुमा रूप एक मानव उपस्थिति को उजागर करता है जिसमें बाल, मूछें और कान का सुझाव मिलता है। दो एफ आकार के ध्वनि छेद वायलिन के एकमात्र संकेत हैं और नीचे बाईं ओर स्क्रॉल करती हुई एक आकृति जो है वो कुर्सी की बाह का सुझाव देती है। तो मैन विद वायलिन में यही है, मतलब ये एक रहस्यमयी सी पेंटिंग है। अगर हम इसे जिस तरीके से देखेंगे उस तरीके से ये हमें नज़र आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इस वीडियो में मैंने आपको बेसिकली सारी चीज़ें समझा दी हैं। एंड कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है और आप वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं या कोई भी ऐसी क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आया है, आप उसमें डाउट समझ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपके उस डाउट को सॉल्व कर सकूँ। इस पूरी वीडियो में मैंने आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करी है और ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप फुल्ली बहुत बेहतरीन तरीके से पास हो जाएंगे। ठीक है, आगे आने वाली मैराथन वीडियोस के लिए बहुत सी ऐसी मैराथन वीडियोस हैं जो आपकी आगे आने वाली हैं थ्योरी की, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा उन सभी वीडियोस के लिए। बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते के साथ ही आ जाए। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। आप लाइक्स नहीं करते हैं, हमारी इतनी मेहनत देखते भी हो और फिर भी लाइक नहीं करते हो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।